फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। तो उसके बारे में आपको बता चुका था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ये हमारे मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा टोटल फ्लूइड जितना एंटर होता है वो एग्जिट हुए जो हमारा फ्लूइड है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं हम। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको 3D केस के लिए बताता हूं। continuity equation for 3D compressible थ्री फ्लो लिखो आप केवल, फॉर 3D फ्लो। अब 3D क्या होता है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। 3D फ्लो के लिए इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है डेल रो यू अपॉन रो एक्स प्लस डेल एक्स डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन जेड प्लस में डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। जितना आ रहा है उतना जा रहा है, मतलब टोटल चेंज क्या है हमारा 0 है। तो मैंने टोटल चेंज को दिखा रखा है, वो 0 के बराबर है। तो ये हमारी क्वांटिटी इक्वेशन है किसके लिए? 3D फ्लो के लिए। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे कि अगर हमारा फ्लो कैसा हो, स्टेडी हो। तो स्टेडी कंडीशन के लिए क्या होता है हमारा? चेंज इन एनी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 होता है। मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। कौन सी कंडीशन के लिए? स्टेडी कंडीशन। तो स्टेडी कंडीशन के लिए मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो मैं पहले लिखता हूं फॉर स्टेडी फ्लो डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। देयरफॉर इसलिए डेल रो यू अपॉन डेल एक्स, आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, रो वी ये रो डब्ल्यू है, प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी इक्वेशन किसके लिए? क्वांटिटी इक्वेशन ऑफ 3D फ्लो। ये किसके लिए इक्वेशन होगी हमारी? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 किसके लिए होगी? 3D। ये तो 3D फ्लो के लिए थी, ये होगी हमारी 3D स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2 इज फॉर 3D स्टेडी फ्लो। ठीक, अब बात आती है, हम इसी इक्वेशन को बार बार आगे काटते जाएंगे। अब मैं लिखूंगा क्या? फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो डेल रो बराबर 0। भाई इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, सिंस फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो डेल रो बराबर, अगर हमारा फ्लो कैसा है? इनकॉम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेसिबल नहीं है, इसका मतलब उसमें जो डेंसिटी में चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0। अगर कॉम्प्रेसिबल होता तो डेंसिटी में चेंज होता। कॉम्प्रेसिबल नहीं है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो डेंसिटी में चेंज क्या होगा ही नहीं। तो डेंसिटी में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब चेंज इन डेंसिटी बराबर 0 हो जाएगा। तो इस टर्म में मैं रो को बाहर ले लेता हूं। ये क्या है? डेल रो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं डेल रो डेल यू, यही तो लिख सकता हूं, दोनों एक ही चीज है अपनी। तो ये वाली टर्म 0। अब आप ये मत सोचना कि आप इसको 0 पुट कर 0 इंटू में कोई क्वांटिटी 0 हो गई, नहीं। मैं डेल रो को बाहर लेकर के उसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये चेंज इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए। तो अपनी ये इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। इसलिए डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गई।
तो इक्वेशन 3 ये पहली थी, पहली से हमारी दूसरी आई, दूसरी से हमारी तीसरी आई। पहली इक्वेशन 3D के लिए थी, दूसरी इक्वेशन किसके लिए थी, ये थी हमारी इक्वेशन 3D स्टेडी फ्लो के लिए, ये थी केवल 3D फ्लो के लिए, ये 3D स्टेडी के लिए है। ऐसे ही अब हमारी जो आगे की इक्वेशन आती है वो किसके लिए आती है हमारी, वो हम देखते हैं। तो ये अपनी जो इक्वेशन किसके लिए है, ये जो इक्वेशन थर्ड है वो है हमारी 3D इनकॉम्प्रेसिबल। तो लिख दे, इसको मैं लिख देता हूं नीचे, इक्वेशन थर्ड इज फॉर 3D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल। तो इस सब में एक एक वर्ड जुड़ता जा रहा है। पहली 3D के लिए थी, दूसरी 3D स्टडी के लिए, ये 3D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। तो हमारी तीनों तीनों ये हो गई। अब मैं आगे लिखता हूं आपको, क्या ये 3D के लिए हो गई, हमें तो केवल 1D के लिए देखना है, ठीक है। तो अब मैं इससे 2D के लिए क्या हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगी, केवल रह जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0। और 1D के लिए क्या हो जाएगा हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। तो वो अपन आगे लिखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार मैं फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि ये कैसे आया हमारा। ये देखो, क्वांटिटी इक्वेशन ऑफ 3D फ्लो, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस में डेल रो डब्ल्यू डेल जेड प्लस में डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0। 3D फ्लो के लिए, ये स्टेडी कॉम्प्रेसिबल सब फ्लो के लिए वैलिड होती है। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्टेटमेंट था उसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है, मतलब टोटल चेंज क्या है, 0। तो मैंने टोटल चेंज को 0 के बराबर कर दिया। डेल की कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, किसके अंदर, जब मैं आपको फ्लो बता रहा था, स्टडी फ्लो बताया, तो मैं आपको बताया था डेल का मतलब क्या होता है। आप दोबारा लेक्चर देख लेना वो वाला। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गई। अब मुझे लिखना है कि 3D स्टडी फ्लो के लिए चाहिए, तो इक्वेशन कैसे करूं। तो मैं जानता हूं स्टडी फ्लो के लिए डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये वाले टर्म को 0 कर दूंगा तो इक्वेशन क्या होगी मेरी, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। ये वाली टर्म 0 हो चुकी है। उसके बाद में मेरे को चाहिए कॉम्प्रेसिबल। तो कॉम्प्रेसिबल के लिए क्या होगा, तो कॉम्प्रेसिबल के लिए क्या हो जाएगा ये अपना, कॉम्प्रेसिबल के लिए क्या हो जाएगा, इसमें देखो आप, कॉम्प्रेसिबल के लिए थोड़ा सा डेल रो जो है डेंसिटी वो हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके लिए हमारी डेंसिटी जो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन डेंसिटी 0 होता है कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो डेल रो बराबर क्या हो गया हमारा, 0। तो इसके अंदर हम रो वाली टर्म को हटा देते हैं। रो वाली टर्म को आप हटाओगे कॉमन लेकर के, केवल क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। बात क्लियर है। तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन आई वो आई 3D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लिखता हूं। मैं इसे मिटाता हूं। फॉर 2D स्टडी इन कॉम्प्रेसिबल फ्लो, इसके लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। तो ये किसके लिए भाई, ये है 2D स्टडी इन कॉम्प्रेसिबल। अभी तो मैं देखना चाह रहा हूं फॉर 1D स्टडी इन कॉम्प्रेसिबल फ्लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। इसी को हम आगे क्या करते हैं, और आगे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो देखो भाई, ये तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन बराबर 0 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, इंटीग्रेशन कर दो आप,
ठीक है, u बराबर कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट आ गई। दोनों तरफ को मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं a से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। भाई अपन किसी भी चीज से गुणा कर, a का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग a बोथ साइड्स, तो यू ए बराबर आप कांस्टेंट को, एरिया तो कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, उस एरिया को अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दो तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। मतलब कांस्टेंट को मैं ए से गुणा करूंगा तो भी क्या वैल्यू आएगी हमारी, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब क्या है, यू ए बराबर कांस्टेंट। और यू ए का मतलब क्या होता है भाई, डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया, इसी को तो बोलते हैं अपन डिस्चार्ज। कुल मिला के मेरा जो ये वाली टर्म क्या कहलाएगी अपनी, ये कहलाएगी डिस्चार्ज बराबर कांस्टेंट, या कहा जाए Q1 बराबर Q2। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसके नीचे अपन क्या लिखा है, डिस्चार्ज बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि Q1 बराबर Q2, और या फिर बोला जाए A1 V1 बराबर A2 V2। इक्वेशन नंबर 5 तक तो अपना आ चुका था, ये है 6। तो इक्वेशन 6 किस चीज की है, ये हमारी को आपने केवल यही इक्वेशन पढ़ी होगी, A1 V1 बराबर A2 V2। अब देखो ये आई कैसे, इस तरह से आई। तो आपसे पूछे ये इक्वेशन किसके लिए है, ये 1D के लिए, और 1D भी किसके लिए, 1D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड होती है, कि किसी भी सेक्शन पर डिस्चार्ज जो है हमारा, डिस्चार्ज की वैल्यू हर एक सेक्शन पर कांस्टेंट होती है। तो ये हमें इक्वेशन 6 क्या कहती है कि डिस्चार्ज की वैल्यू Q1 बराबर Q2, जो 1 जो है हमारा सेक्शन 1 है उस पर जो डिस्चार्ज है, और सेक्शन 2 पर जो डिस्चार्ज है, उन दोनों डिस्चार्जेस की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 1 रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, दोनों पर वैल्यू बराबर रहेगी। तो ये कहता है हमारा इक्वेशन नंबर 6, A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहां मैं लिख देता हूं, अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक सेक्शन पर डिस्चार्ज, प्रत्येक सेक्शन पर, एक सेकेंड, अतः स्पष्ट है कि वन डी स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के प्रत्येक सेक्शन पर डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। डिस्चार्ज क्या है भाई, कांस्टेंट होता है, Q1 बराबर Q2। अगर हम बात करें, ये तो 1D इनकॉम्प्रेसिबल की थी, अगर मैं इनकॉम्प्रेसिबल की बात करता हूं तो क्या होगा मेरा, 4 कॉम्प्रेसिबल ये मैंने क्या किया कि भाई जो अपना 1D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ये था, और कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल केवल किसका अंतर होता है, रो का। अगर हमारा कॉम्प्रेसिबल है तो रो आएगा, इनकॉम्प्रेसिबल तो रो नहीं आएगा। जैसा हमने लिखा था ना फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड को कॉम्प्रेसिबल, जैसे ही हमने कॉम्प्रेसिबल कन्वर्ट किया था, रो को हमने हटा दिया था। ठीक है, अब मैं तो कहना चाह रहा हूं ये तो 1D स्टडी इनकॉम्प्रेसिबल के लिए थी इक्वेशन,
अगर हमसे वो कॉम्प्रेसिबल के लिए पूछ लेता तो क्या होता, तो दोनों तरफ डेंसिटी से और मल्टीप्लाई होता, ρ1 A1 B1 बराबर ρ2 A2 B2। तो दोनों में किसका अंतर है, केवल फॉर, ये इक्वेशन जो है हमारी फॉर 1D स्टेडी कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये अपना कंप्लीट हो चुकी है इक्वेशन डिराइव। तो ये कैसे आई मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। आपको केवल ये ध्यान रखना है A1 V1 बराबर A2 V2। किसी भी सेक्शन का एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों दो सेक्शन का उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज आएगी दोनों की क्या आएगी, हमारी कांस्टेंट आएगी। अब इसमें मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर देखेंगे। मैं इसे मिटाता हूँ। समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ये कोई पाइप है, इसका यहाँ पर जो एरिया है वो है A1, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है। तो हम जानते हैं फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, भाई मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि V1 ज़्यादा या V2 ज़्यादा, बस ये पता करना मेरे को कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फिर यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी इक्वेशन हमको पता है, क्वांटिटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 बराबर A2 V2, यही तो कहती है। और हम जानते हैं इसके अंदर ये जो हमको दिख रहा है, इस केस में A1 ग्रेटर देन A2 है। इन दिस केस A1 इज ग्रेटर देन A2। अब आप बताओ, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है और ये मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारी V1 ये तो होगा कम और V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या है, अब आप मोटा मोटा ध्यान रखेंगे, जहां पर हमारा जो एरिया है कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई कहीं पर पानी अपन गाड़ी वाड़ी धोते हैं, कुछ भी करते हैं अपन, तो पानी क्या करते हैं, उस वो जो नली रहती है, नली का अपन जो आगे का मुहाना होता है उसको अपन यूं दबा देते हैं, तो पानी जो है अपन कहते हैं प्रेशर से निकलेगा इससे, कि भाई जो पानी है बहुत दूर तक उसकी धार जाती है। एक्चुअली वो प्रेशर नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ता है, उसका मुंह दबाने से क्या बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो पहले उसका इतनी चौड़ा था उसका मुंह, उसके बाद आपने उसको दबा दिया, एरिया कम कर दिया, एरिया कम करते ही क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो उससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्वांटिटी इक्वेशन और उसका मैंने एग्जांपल भी लिखवा दिया। तो अपनी क्वांटिटी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके जो डायनामिक्स है, फ्लूइड डायनामिक, उसके अंदर ये इक्वेशन, इसका बहुत बड़ा यूज़ है, हर एक टर्म पे इसका यूज़ होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ, इसके बाद में एक्सेलरेशन के बाद में अपन पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरह से अपन उसको ज्ञात करते हैं। वो पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है अपना। मैं इसे मिटाता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है एक्सेलरेशन।
अब देखिए भाई, अपन पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन हमारा कितने प्रकार का होता है, कैसे अपन ज्ञात करते हैं। तो एक्सेलरेशन को मैंने आपको लिखवाया है दो डिवीज़न में। एक्सेलरेशन को मैंने ज्ञात किया है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड एक्स, तीनों जाए, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ए एक्स, वो क्या है, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखना, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस में डेल यू अपॉन में डेल टी। ठीक, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में ये क्या है, यू वाई डायरेक्शन। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्स डायरेक्शन में जो आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उसके अंदर वाई और जेड डायरेक्शन के जो एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी है, उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स में निकाल रहे हैं तो आप जो एक्स में तो होता क्या है वैसे एक्चुअल में, यू होता है केवल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी होती है और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल डब्ल्यू होती है। यही तो वेलोसिटी होती है, एक्स में यू वी डब्ल्यू ये होती है वेलोसिटी। लेकिन जब आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालोगे तो बाकी की जो दो डायरेक्शन है उनकी वेलोसिटी का भी फर्क पड़ेगा। अगर आप x में निकाल रहे हो ना एक्सेलरेशन को, तो x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में y और z डायरेक्शन की वेलोसिटी का भी फर्क पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखो x में निकाल रहे हो तो आप तीनों डायरेक्शन के सापेक्ष u का डिफरेंशिएशन करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। ये x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा। ये y डायरेक्शन है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, v। z तो z डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इसके तीनों डायरेक्शन में इफेक्ट हो गए और उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई भी हो गया। दूसरा क्या हो गया अपना, डेल यू अपॉन में डेल टी। ऐसे ही मैंने इसका लिखा है y का, तो y वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन v लेंगे। v का तीनों डायरेक्शन में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, अपनी अपनी डायरेक्शन से। ये x डायरेक्शन में तो u से मल्टीप्लाई, y में तो v से, z में w से, और ये डेल v अपॉन डेल टी हो गया। ऐसी w है तो w का तीनों डायरेक्शन में अपन ने क्या निकाल लिया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल w अपॉन डेल x, डेल w डेल y, डेल w डेल z, डेल w अपॉन डेल t, उसका मल्टीप्लाई भी हो गया। तो ये जो आपको टर्म दिख रही है, ये टर्म, इसमें देखो आप किसके रेस्पेक्ट में, x y z, मतलब डायरेक्शन बोला जाए तो स्पेस के रेस्पेक्ट में है। तो ये तो हो रहा है स्पेस के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है उसको बोलते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू स्पेस और ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होते हैं हमारे कॉन्वेक्टिव टेम्पोरल। अब बात आती है, आपके माइंड मारोगे सर आपने इतनी सारी मैथमेटिक्स पढ़ा दी, ये हमारे क्वेश्चन क्या काम का है, मतलब कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपके इस तरह से बनेंगे कि स्टडी, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखवाए थे, स्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के कॉम्बिनेशन लिखवाए थे मैंने 4, उन कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेम्पोरल होता है या कॉन्वेक्टिव होता है या दोनों होते हैं या दोनों नहीं होते। ऑप्शन सब में सेम रहेगा। तो चारों कॉम्बिनेशन पर 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। आपसे पूछ लिया अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, आपका ऑप्शन है क्या, टेम्पोरल, कॉन्वेक्टिव, दोनों नहीं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन कैसे पता करें, तो सिंपल सी बात है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारा स्पेस है उसका मतलब तो होता है किससे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से। ठीक है, और टाइम का मतलब होता है हमारा किससे, स्टेडी अनस्टेडी से। तो अगर वो हमसे कहता है कि स्टेडी फ्लो है, स्टेडी यूनिफॉर्म है, तो स्टेडी का मतलब क्या होगा, उसके अंदर ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाली सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी, स्टेडी के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जीरो होती है। ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म है तो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस जीरो होती है। इसका मतलब जो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो है उसमें ना तो टेम्पोरल एक्सेलरेशन होगा और ना ही कॉन्वेक्टिव। वो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, तो मैं आप इसको उतारो, फिर वो उसको अपन को एक टेबल के रूप में उतारना होगा जिससे अपन उसको याद कर सकें। मैं इसे मिटाता हूं, मैं केवल 2 मिटा, आप कंप्लीट उतारो, मैं केवल 2 मिटाऊंगा जिससे आपको समझा सकूं। यहां पर स्पेस नहीं है, टेम्पोरल किसके रेस्पेक्ट में होता है हमारा, टाइम के रेस्पेक्ट में, और कॉन्वेक्टिव स्पेस के रेस्पेक्ट में। तो इसके अंदर देखो, ये तो है हमारा कौन सा,
ये कॉन्वेक्टिव है और ये हमारा टेम्पोरल है। तो मैं नोट में अपन लिखेंगे कॉम्बिनेशन और उसके बाद में ये अपना एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव टेम्पोरल कॉम्बिनेशन, पहला है स्टेडी यूनिफॉर्म, दूसरा स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा अनस्टेडी यूनिफॉर्म, चौथा अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। 4 हो गए। अब आप समझो, अगर हमारा ये पार्ट है कॉन्वेक्टिव और ये हमारा टेम्पोरल, तो स्टेडी टेम्पोरल का सीधा मतलब किससे होगा हमारा? इसका मतलब होगा हमारा स्टेडी और अनस्टेडी से। कॉन्वेक्टिव मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से। अगर स्टेडी फ्लो है तो ये एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 होती है। तो अगर स्टेडी है इसका मतलब टेम्पोरल नहीं होगा। तो देख लो ये कौन सा स्टेडी यूनिफॉर्म, स्टेडी है तो टेम्पोरल नहीं होगा। और अगर यूनिफॉर्म है तो कॉन्वेक्टिव नहीं होगा। तो क्योंकि यूनिफॉर्म में क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस 0 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा फ्लो कैसा है स्टेडी यूनिफॉर्म, तो उसमें ना तो कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा ना ही टेम्पोरल, मतलब टोटल एक्सेलरेशन 0 आएगा। भाई टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? कॉन्वेक्टिव प्लस टेम्पोरल। तो टोटल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई इस वाले केस में। दूसरा स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, तो स्टेडी आ गया वर्ड, स्टेडी आते ही मतलब ये वाली टर्म 0, इसका मतलब क्या है? टेम्पोरल नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये वाली टर्म कुछ ना कुछ आएगी। तो कॉन्वेक्टिव कॉन्वेक्टिव आएगा। तो इस वाले केस में, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म केस में, टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर होगा, टेम्पोरल 0 होगा। तीसरा अनस्टेडी यूनिफॉर्म, अनस्टेडी है इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। यूनिफॉर्म का मतलब ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो इस वाले केस में हमारा टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? केवल टेम्पोरल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही चीजें होंगी। बात क्लियर है कि नहीं? तो आप बता भी सकते हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस केस में होता है? इस केस में होता है अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसमें दोनों टर्म की वैल्यू जोड़ी जाएगी। और सबसे कम किस में होगा? इसमें कितना होगा? 0 होगा। यहां पर शायद में लिख भी सकते हो टोटल एक्सेलरेशन बराबर 0। ठीक है ना? तो ये है हमारा नोट, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो अपने एक्सेलरेशन के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है, नेक्स्ट जो टर्म है इसके अंदर काइनेमेटिक्स में, वो है हमारी सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन, उसके बाद वॉर्टिसिटी, वॉर्टिसिटी के बाद फिर अपन फंक्शंस पढ़ेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीमलाइन फंक्शन, फिर अपन फ्लोनेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन क्या होता है, वो भी ऐसा मैथमेटिकल टर्म है। वैसे मिटाता हूँ, इसको उतार लो भाई, मैं इसे मिटाता हूँ। तो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी? सर्कुलेशन। भाई सर्कुलेशन क्या होता है? ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये अपना ग्रीक का सिंबल है, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, जो अपन पढ़ते हैं ना, ये भी गामा है, ये भी गामा है। अब आप सोचोगे सर ये दो गामा कैसे हो गए, हम क्या समझे? अरे आप बताओ, ये क्या है, ये क्या है? ये भी ए है, ये भी है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। ऐसे ग्रीक के अल्फाबेट में ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। ठीक है ना? तो ये अपना गामा है।
तो गामा को अपन सर्कुलेशन को गामा के द्वारा अपन डिनोट करते हैं। तो सर्कुलेशन क्या होता है एक्चुअल में? सर्कुलेशन ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे कि स्टडी फ्लो में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 होता है। अपन ने क्या बोला था कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। मैथमेटिकली कैसे बताया हमने? डेल यू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन टाइम क्या है? 0 है। तो हमने जो लाइन थी हमारी फिजिकल, उसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह से सर्कुलेशन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? सर्कुलेशन होता है हमारा गामा बराबर डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डॉट डी वाई। ये होता है हमारा सर्कुलेशन। ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे अगर आपने इस तरह से कर दिया तो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा लाइन इंटीग्रेशन अलोंग सर्कुलर एरिया। जो हमारा कोई भी क्लोज्ड एरिया है उसके जो लाइन इंटीग्रेशन होता है उसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रेशन है वी डॉट डी एस, ठीक है। और इसको अपन खोलेंगे तो आगे जाकर के ये अपना बन जाता है एक्सप्रेशन डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डॉट डी वाई। तो ये क्या बताता है कि जो हमारा क्लोज्ड एरिया है उससे बह रहे पानी की दर, पानी की दर मतलब डिस्चार्ज। तो अगर आपको डिस्चार्ज को मैथमेटिकली ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। इस पैरामीटर के द्वारा आप ज्ञात करोगे। तो है तो ये मैथमेटिकल, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। ये कैसे बताएगा भाई? इस तरह से आप उस जो भी, मान लीजिए कोई पाइप है मेरा, ठीक है, ये पाइप है। इस पाइप में मैं देख रहा हूं इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है कितनी है, उस वाले पॉइंट पर कोई वेलोसिटी कितनी है उसकी, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने v निकाल ली, u निकाल ली, वेलोसिटी मेरे को पता है, मेरे को डिस्चार्ज निकालना है। तो किस तरह से अपन निकालेंगे उसके डिस्चार्ज को? उसके डिस्चार्ज को निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं? उसका लाइन इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डॉट डी वाई करूंगा तो अपने आप जो क्वांटिटी आएगी वो क्या बताएगी? उसके बहने, पानी के बहने की दर को। तो ये क्या होता है? ये सर्कुलेशन को अपन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से अपन इसको लिखेंगे? टेक्निकली इसको अपन लिखेंगे किस तरह से कि भाई ये मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो फिजिकली क्लोज्ड एरिया से बह रहे पानी की दर को, बह रहे लिक्विड की दर को बताता है, ठीक है ना। तो ये है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेकिन बताता क्या है? ये फिजिकल चीज हो। तो इसको लिख देता हूं मैं, यह एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो फिजिकली क्लोज्ड एरिया से बह रहे, पानी नहीं, लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड की दर को दर्शाता है। इसे क्लोज्ड एरिया के सापेक्ष लाइन इंटीग्रेशन करके ज्ञात किया जाता है। तो अपन ने ये क्या है? ये क्लोज्ड एरिया के सापेक्ष लाइन इंटीग्रेशन है। तो इसको अपन इस तरह से ज्ञात करते हैं, गामा बराबर वी डी एस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डॉट डी वाई। बात आती है कि इसका जो यूज होता है मेनली वॉर्टिसिटी में होता है। सर्कुलेशन का जो हाफ होता है, सर्कुलेशन का जो हमारा हाफ होता है, इसको अगर मैं पर यूनिट एरिया पर निकालूं, सर्कुलेशन को पर यूनिट एरिया पर कैसे निकालोगे आप? देखो डी एक्स डॉट डी वाई, डी एक्स का मतलब क्या है? कोई भी क्वांटिटी है उसकी ये लेंथ, छोटी लेंथ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में छोटी लेंथ क्या है? डी वाई। तो इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो एरिया ही तो आएगा, छोटा सा एरिया। भाई कोई मेरे पास बड़ा सा एरिया था, ये एक्स है और ये वाई है,
और ये मेरे को पता है ये इसकी छोटी सी लेंथ एक्स डायरेक्शन में dx है, ये dy है। तो अगर मैं dx इंटू डी वाई करूँगा तो ये छोटा सा एरिया मेरे को ज्ञात हो जाएगा। इस छोटे से एरिया का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ dx डॉट डी वाई, तो मेरे को इस कंप्लीट का एरिया निकल के आ जाएगा। और कंप्लीट का एरिया कैसे आ सकता है मेरा, x इंटू वाई करने पर आ सकता है। ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, हालांकि इसका तो अपन डायरेक्टली x इंटू वाई से निकाल लेंगे। इसका यूज़ कब करते हैं अपन, इसका यूज़ तब करते हैं जब मेरे पास शेप ऐसी हो जो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल, मान लो ऐसी शेप है, इसका आप dx dy तो निकाल लोगे। ठीक है, क्या आप इसका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या ऐसे एक्स वाई करके, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केसेस में अपन लाइन इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो dx डॉट डी वाई का मतलब मेरा कहने का ये है, dx dy का मतलब क्या है, स्मॉल एरिया है। तो अगर मैं इसके अंदर गामा के अंदर एरिया का भाग दे दूं, एरिया का अगर मैं भाग दे देता हूं, एरिया का मतलब क्या हो गया, dx dy, यही तो हो गया। ये कट जाएंगी दोनों क्वांटिटी, केवल ये बचा। तो ये जो बचा है इसको अपन बोलते हैं वॉर्टिसिटी। ठीक है, और वॉर्टिसिटी को अपन जीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये मैं आपको वॉर्टिसिटी के बारे में बताता हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो वॉर्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो बताता है आपका जो फ्लो है वो रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल। रोटेशनल इरोटेशनल के बारे में अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो अपना टाइप ऑफ फ्लो पढ़ा था वहां पर मैंने रोटेशनल इरोटेशनल के बारे में आपको बताया था। तो अगर वॉर्टिसिटी की वैल्यू, वॉर्टिसिटी क्या होता है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को अपन वॉर्टिसिटी बोलते हैं। मतलब इसमें आप इसका भाग दे दोगे तो वॉर्टिसिटी आ जाएगा, और वॉर्टिसिटी की अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो जो फ्लो है हमारा रोटेशनल है। ठीक है, और अगर वॉर्टिसिटी की वैल्यू नहीं आ रही, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब फ्लो हमारा इरोटेशनल है। ठीक है ना, तो वॉर्टिसिटी कितना मेजर फंक्शन हो गया, जिसको अगर हम केवल प्रैक्टिकली हम ज्ञात, सॉरी मैथमेटिकली अपन ज्ञात कर रहे हैं पेपर पेन पे, निकाल रहे हैं भाई वॉर्टिसिटी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसकी वैल्यू कुछ भी प्रेजेंट है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो क्या है हमारा, वो हमारा फ्लो रोटेशनल है। और अगर उसकी वैल्यू नहीं आ रही, जीरो आ रही, तो इरोटेशनल। तो कितनी अच्छी चीज़ हुई, आपने पेपर पेन पे निकाल रहे हो और फिजिकली बता रहे हो कि वो पानी रोटेशनल या इरोटेशनल, बात क्लियर है कि नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट लिखवाता हूँ किसके बारे में, वॉर्टिसिटी। इसको अपन जीटा से डिनोट करते हैं। ये जीटा अपना सिंबल होता है ग्रीक का। ठीक है, इस तरह से जो जेड होता है ये कैपिटल है, और ये होता है हमारा जीटा, कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये अपना जीटा है। ठीक है, वॉर्टिसिटी। तो वॉर्टिसिटी क्या होती है हमारी, इसको पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, वॉर्टिसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। यूनिट एरिया के सर्कुलेशन को ही वॉर्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, यह रोटेशनल व इरोटेशनल फ्लो के बारे में बताता। ठीक है, रोटेशनल है या इरोटेशनल है, तो अपन लिखते हैं भाई वॉर्टिसिटी क्या होता है हमारा, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। सर्कुलेशन क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन में डी एक्स डॉट डी वाई। एरिया का मैंने भाग दे दिया, ये कट जाएगा कंप्लीट, केवल क्या बचा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यही बचा हमारा। तो यही क्या है हमारा, सर्कुलेशन। ठीक है, वॉर्टिसिटी सॉरी, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो भाई अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ये पानी जो है हमारा वो
उसमें रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है। मान लो कोई नदी बह रही है तो नदी बह रही है, उसमें पूछ रहा है आपसे रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है, तो आप किस तरह से आप पता करोगे? आपको कुछ नहीं करना, वहां की वेलोसिटी निकालनी है और आपको उसका ये वेलोसिटी निकाल के उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स और वाई के सापेक्ष में, इस तरह से आप क्वांटिटी को निकालोगे। तो जो वैल्यू जो भी आएगी उसकी, मान लो इसकी वैल्यू आई हमारी 0, इसका मतलब आप कहते हो कि भाई इरोटेशनल है। अगर उसकी वैल्यू आ रही है हमारी क्या 0 नहीं आ रही उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है 0 के अलावा 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। तो ये बताता है वॉर्टिसिटी हमको। तो आपसे कोई पूछे कि रोटेशनल फ्लो को कौन सा पैरामीटर बताता है? सर्कुलेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, वॉर्टिसिटी। तो अपना आंसर क्या होगा? वॉर्टिसिटी। और वॉर्टिसिटी होता क्या है? सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म और होती है हमारी, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है हमारा, या फिर एंगुलर वेलोसिटी, उसको अपन किस तरह डिनोट करते हैं? देखो इससे तो अपना ये वाला पैरामीटर आया था हमारा, क्या आया था? इससे हमारा कौन सा पैरामीटर आया? हमारा ये वाला पैरामीटर आया। ऐसे ही इससे हमारा कौन सा पैरामीटर आएगा? हमारा इससे आएगा हमारा कौन सा पैरामीटर? वो आता है एंगुलर वेलोसिटी, या कहा जाए हमारा रोटेशन। तो उसके बारे में लिख देता हूं भाई, इसका जो हाफ होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर रोटेशन। तो वो अपन नोट में लिखेंगे इन चीजों को। मैं इसको मिटा देता हूं भाई, आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं। उन दोनों की दोनों चीजों को हम नोट के रूप में लिखेंगे। नोट नंबर 1 क्या है? इफ वॉर्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, अगर वॉर्टिसिटी 0 है देन फ्लो इज इरोटेशनल। ठीक है? और इफ vorticity is not equal to 0, then flow is rotational। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड क्या है अपना? ये तो बात होगी हमारे vorticity की। अगर कोई आपसे पूछता है रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट करते हैं अपन। ये बात हो रही है भाई किसकी? ये बात हो रही है हमारे काइनेमेटिक्स वाले एंगुलर वेलोसिटी की। तो ओमेगा क्या होता है हमारा? ये होता है वॉर्टिसिटी बटे 2। ठीक है? और वॉर्टिसिटी क्या होती है हमारी? ये होती है डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बाय 2। ठीक है? तो ये अपना यहां तक का कंप्लीट हो चुका है। अब अपने इसके अंदर बचे 2-3 टॉपिक है अपना। एक तो है अपना स्ट्रीमलाइन फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और उन दोनों फंक्शन के आधार पे हमारी लाइन होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन, और उन दोनों लाइन से जुड़ करके बनता है हमारा फ्लो नेट। ये तो छोटा सा टॉपिक है, आधा घंटे का होगा लास्ट। तो इसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है? और उसके बाद फिर हमारा ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें। थैंक यू सो मच।